हेलो एवरीवन, यू आर इन नेगेशन क्लासेस। आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने हार्ट पर वीडियो बनाया है कि हार्ट की फंक्शनिंग, हार्ट के लिए क्या क्या केयर करनी चाहिए। आजकल यंग लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो उस पर वीडियो बनाया है कि उस पर क्या ध्यान रखें, हार्ट के लिए क्या ध्यान रखें। आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर वीडियो बना रहा हूँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में सलाइवा, हमारी जो लार होती है, लार ही डाइजेशन स्टार्ट कर देती है। लार क्या काम करती है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है, स्टार्च को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देती है। इसीलिए कहते हैं कि भोजन को अच्छे से चबा के खाना चाहिए, 32 बार चबा के खाना चाहिए, बारीक करके खाना चाहिए चबा के, क्योंकि उससे सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और फूड पार्टिकल्स बारीक हो जाएंगे। तो सलाइवा मिक्स हो जाएगा तो स्टार्च का यहीं पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। इसके बाद हमारा जो भोजन है हमारा स्टमक में आता है। यहाँ पर एक ऑइसोफेगस होती है, ट्यूब होती है, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता रहता है। उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से भोजन आगे बढ़ता रहता है और ऑइसोफेगस से स्टमक में पहुँचता है। अब स्टमक में क्या क्या होता है? स्टमक में देखिए, स्टमक में सबसे पहले HCl रिलीज होता है। HCl मतलब एसिड, जो हमारी बॉडी में एसिडिटी होती है वो यही HCl होता है, यही एसिडिटी करवाता है। HCl क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करता है और दूसरा काम करता है, ये किल्स द बैक्टीरिया। यानी कोई अगर गलती से खाने के साथ बैक्टीरिया कोई मुंह में पहुंच जाए, पेट में पहुंच जाए, स्टमक में पहुंच जाए, तो उनको ये किल करता है HCl, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। तो एसिडिक मीडियम क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही ये दूसरा एंजाइम पेप्सिन जो है प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर पाता है। अब प्रोटीन का ब्रेक डाउन बहुत जरूरी होता है। तीसरा हमारा एंजाइम है म्यूकस। म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम HCl, प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। ये स्टमक के वॉल्स पे लेयर बना देता है, जिससे इस स्ट्रॉन्ग एसिड का वॉल्स जो है कोरोड ना कर पाए, वॉल्स को कोरोड ना कर पाए एसिड, तो ये प्रोटेक्ट करता है वॉल्स को। इसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? देखो, कभी हम जैसे कभी पेट भर के खाना खा देते हैं, कभी कम भी खाते हैं, कभी ज़्यादा खा देते हैं। तो पेट भर के जब खाना खाते हैं तो उस वक्त ये एंजाइम ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, और जब कम खाते हैं तो कम क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये फीडबैक मैकेनिज्म में हमारा जो स्टमक से इसकी फीडबैक कि ज़्यादा खाना खाया है, इसकी फीडबैक माइंड को जाती है, और माइंड इनको सभी को ऑर्डर इशू करता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में अपना ये एसिड्स और ये सारे एंजाइम्स ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज करना है, जिससे पूरे भोजन का डाइजेशन हो सके। तो फीडबैक मैकेनिज्म में यही होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज कराना या कम क्वांटिटी में रिलीज कराना, वो डिपेंड करता है हमने कितना खाया है, राइट। इसको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अब ये तीनों अपना काम पूरा करने के बाद आगे भोजन आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट ट्यूब है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये छोटी नहीं होती है, कहने को स्मॉल लिखा हुआ, लेकिन छोटी नहीं होती है। ये बड़ी लंबी ट्यूब होती है, अबाउट 6.5 मीटर लंबी ट्यूब होती है। हार्बीवोरस एनिमल्स में ये थोड़ा ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कराने का काम थोड़ा लंबा होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको डाइजेस्ट कराना, इसलिए उनमें ये लंबी होती है। और जो प्योर कार्निवोरस होते हैं उनमें छोटी होती है, क्योंकि मांस को डाइजेस्ट करना उससे ज़्यादा इजी है, सेल्यूलोज से ज़्यादा इजी है, इसलिए उनमें थोड़ी छोटी होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है वो देखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले एक ग्लैंड होती है, लीवर। लीवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है और बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस स्टोर्ड रहता है गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर ग्लैंड में बाइल जूस इकट्ठा रहता है। और बाइल जूस जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो वो ये इकट्ठा वाला बाइल जूस रिलीज कर देता है। और बाइल जूस क्या काम करता है? बाइल जूस एसिडिक टू एल्कलाइन मीडियम बनाता है। यहाँ एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस कर दिया था एसिड ने, इसकी वजह से अब ये वापस एल्कलाइन करेगा, क्योंकि आगे का काम एल्कलाइन मीडियम में होना है। एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम में होना है। और ब्रेक्स फैट को ब्रेक डाउन करता है ये बाइल जूस। कुछ जैसे किसी में गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो गाल ब्लैडर पूरा ही निकाल दिया जाता है, डॉक्टर्स तो निकाल देते हैं सीधा।
तो उसमें गॉल ब्लैडर को निकालने के बाद क्या होता है कि ये तो प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो डायरेक्ट आ रहा है बाइल जूस केवल उतना ही आ पाएगा, कम आ पाएगा बाइल जूस, इकट्ठा वाला नहीं आ पाएगा। तो एसिडिक टू एल्कलाइन होना या फैट को ब्रेक डाउन होना, उनमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए उन लोगों को जिनका गॉल ब्लैडर निकाला हुआ है उनको सॉफ्ट खाना खाना चाहिए, एक साथ ज़्यादा पेट भर के भी नहीं खाना चाहिए, वरना डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में दूसरा काम क्या है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ग्लैंड 3 हार्मोन्स रिलीज करती है, 3 एंजाइम रिलीज करती है। पहला एंजाइम है लाइपेज, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च कुछ तो यहाँ ब्रेक डाउन हो गया था, बाकी बचा कुचा यहाँ ब्रेक डाउन हो जाएगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन कुछ यहाँ ब्रेक डाउन हो गया था। पेप्सिन ने ये एसिडिक मीडियम में ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ बेसिक मीडियम में ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा ही प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगा। प्रोटीन कंप्लीट ब्रेक डाउन जरूरी है। इसके बाद तीसरा एंजाइम है यहाँ लाइपेज। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को, इमल्सिफाइड मतलब मिक्स किया हुआ फैट को, जो फैट उसमें मिक्स किया हुआ है उसको ब्रेक डाउन करेगा। तो ये फैट को ब्रेक डाउन करता है लाइपेज। अब इसके बाद यहाँ अब पूरा का पूरा हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, पूरा डाइजेशन हो गया। उसके बाद अब एब्जॉर्प्शन का काम रह रहा है। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, हमारे जो इसी में स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लास्ट में विलीज होती है। विलीज मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इस तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं। ये क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए होती हैं ये। अगर हमारी फ्लैट सरफेस होगी तो एब्जॉर्प्शन के लिए थोड़ा सरफेस होगी, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ गया। इतना सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, एब्जॉर्प्शन के लिए पूरा सरफेस एरिया काफ़ी सारा इंक्रीज हो गया, तो इसमें एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है इससे। उसके बाद जो अनएब्जॉर्ब फूड है कि अभी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है और उसके बाद धीरे धीरे उसका एब्जॉर्प्शन होता रहता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एक और ट्यूब होती है लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो उसमें बचा कुचा वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद रेक्टम में ये स्टूल के फॉर्म में वहाँ इकट्ठा हो जाता है, और जब प्रेशर बनता है उसके बाद हम उसको निकाल देते हैं, राइट। तो ये हमारा पूरा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया। अब इसका क्या करना है, एब्जॉर्ब हो गया तो ये एब्जॉर्ब फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ब्लड में डिजोल्व होकर के सेल्स को, एक एक सेल को पहुंचते हैं। हमारी बॉडी में करोड़ों सेल्स होती हैं, छोटी छोटी करोड़ों सेल्स होती हैं, उनमें ये पहुंचता है और ब्लड में ही डिजोल्व होकर के ऑक्सीजन भी पहुंचती है। अब ऑक्सीजन इन न्यूट्रिएंट्स का वहाँ पर सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसमें ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी वहाँ पर एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में वहाँ पर एटीपी स्टोर्ड रहती है। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और जब हमें पूरे दिन भर जरूरत पड़ती रहती है तो एनर्जी का, तो एटीपी ब्रेक डाउन होता रहता है और उस एनर्जी को हम यूज करते रहते हैं। जब नई एनर्जी बनती है तो नई एटीपी बन जाती है और दिन भर उसका ब्रेक डाउन होता रहता है, उसको हम यूज करते रहते हैं उस एनर्जी को। तो इस तरह से हमारा पूरा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ये पूरा डाइजेशन, अब आजकल डाइजेशन भी लोगों का बहुत डिस्टर्ब रहने लग गया, उल्टा सीधा खाना पीना, बे टाइम पर खाना पीना, इसलिए इसका मैंने वीडियो बनाया है कि टाइम से खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, जिससे वो डाइजेशन प्रोसेस इजी रहे, राइट। तो अपना ध्यान रखिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, थैंक्स, बाय।